जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास श्रृंखला, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा रचित एक हिंदी का आप कह सकते हैं कि एक ऐसा आपका शॉर्ट नोट्स है जिसे आपकी हिंदी बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकती है, तो वो श्रृंखला आपके बीच लेकर आए हैं। जैसे कि इसके अलावा हम एक सीरीज और भी लेके चल रहे हैं जिसमें आपको जितने भी PYQ अगर आप देखेंगे हिंदी साहित्य से रिलेटेड आया हुआ है तो उसको क्रमशः करा रहे हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने के बाद यहाँ पे चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो देखिए आपको बहुत ही सरलता से चीज़ें याद हो जाएंगी। और विश्वास मानिए, अगर ये बुक आपको ज़्यादातर अगर देखा जाए तो कंठस्थ है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है। और अगर आपको हिंदी साहित्य से संबंधी किसी भी एग्जाम में अपीयर होना और ये कंठस्थ है आपको, तो मान के चलिए आपकी कुछ तो 40% या 20% मानिए की तैयारी पहले से ही है ना। तो इसके लिए आप इसको ज़रूर फॉलो करें। ये देखिए, जब हिंदी साहित्य का आरंभ होता है तो सबसे पहले हिंदी साहित्य के पद में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पे टॉपिक शुरू होता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, और इसके बाद फिर ऐसे ही नामकरण काल विभाजन करते करते फिर आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ऐसे क्रमशः चलता है। अब देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की सबसे पहले बात करें, और देखिए बिल्कुल प्रश्नोत्तरी भी आपका क्रमशः ऐसे ही चला है। हिंदी साहित्य का इतिहास करवाए थे, फिर आदिकाल, फिर भक्तिकाल वहाँ पे चल रहा है, और यहाँ पे हम ये सीरीज स्टार्ट कर दिए तो ये बिल्कुल उसी फ्लो में चलेगा। और आपको जो भी क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करेंगे फिर यहाँ करेंगे तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला अगर देखें प्रयास किसने किया है, तो पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था। और तासी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की थी, तो फ्रेंच भाषा में की है। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा है, तो इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी रखा है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया है कि किसने सबसे पहले इतिहास लेखन का काम किसने शुरू किया था, तो तासी ने। किस लैंग्वेज में, फ्रेंच भाषा में। पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी है, और प्रकाशन कब 1939 और 1947 में 2 बार हुआ है। और ये कहाँ से हुआ है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की जो है प्राच्य समिति से ये जो है प्रकाशन में आया था या मुद्रित हुआ था। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी जो है, इसके द्वितीय संस्करण में अगर देखेंगे तो 3 भागों में विभक्त हो गया है, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ है। तो यहाँ पे हमको देखिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। फ्रेंच विद्वान तासी, फ्रेंच भाषा में, इस्तवार द ला लिटरेतुर पुस्तक का नाम है। 39 और 47 में 2 भागों में विभक्त है। ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस से छपा था। और इस्तवार द ला लिटरेतुर जो है, ये इसका दूसरा जो संस्करण आया था वो 3 भागों में बटा था, और दूसरे संस्करण को जो हम कहेंगे कि 3 भागों में बटा था, तो ये 1871 में। और तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण कैसे दिया, वर्ण क्रमानुसार। वर्ण क्रमानुसार देने की वजह से ही हम कह सकते हैं कि ये सर्वमान्य नहीं है, जबकि काल क्रमानुसार वाला जो देखेंगे वो सर्वमान्य है। अब इसमें कि तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण के अनुसार दिया है। गार्सा तासी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं, तो 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। देखिए यहाँ पे हमने जो इम्पोर्टेंट नोट था उसको हाईलाइट भी कर दिया है ताकि पढ़ने में आसानी हो, और रिवीजन के पर्पज़ से ये बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, तासी के ग्रंथ में कुल कितने 738 कवि हैं, जिनमें कितने हैं, जिसमें हिंदी के सिर्फ और सिर्फ 72 हैं, शेष उर्दू के हैं। अब यही जो पुस्तक इन्होंने तासी ने लिखा था, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका किसने अनुवाद किया है और किस नाम से किया, किस सन में किया, ये 3 चीज़ें हैं। तो ये डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसियर ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। कब किया था, 1952 में किया था। तासी की पुस्तक जो ये है एंदुई, इसके लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त किया गया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ अगर कहें तो हिंदी साहित्य की लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा का। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होगा, जिसे हमें लगा कि सबसे पहले लिखने का प्रयास किया, किसी ने प्रयास किया वो बात अलग है, लेकिन प्रयास में उन्होंने उर्दू को ज़्यादातर महत्व दिया, हिंदी को कमतर आका था। परंतु अगर पूर्ण रूप से अगर हमने कहा कि हिंदी भाषा में किसने पदार्पण किया, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में पदार्पण करने वाले लेखक में ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह आता है। और ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो उसमें भी कई बार आया था कि भाषा काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, लेखक कौन है उसके। अब भाषा काव्य संग्रह के बारे में आ गया तो ये कब रचा गया है,
तो इसका भी डेट पता होना चाहिए। 1873 में भाषा काव्य संग्रह रचना को रचा गया है और ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ है। मतलब ये रचना जो छपा है प्रकाशन में आया है ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण, तो पहला तो तासी का हो गया इस्तवार डाला, दूसरा किसका है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा लिखा। और शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। शिव सिंह सरोज में कितने कवियों के बारे में वर्णन दिया गया है, 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र यहाँ पे दिया गया है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ है। तो कब हुआ है, 1888 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब यहाँ पे देखें तो ग्रियर्सन द्वारा रची जो मॉडर्न वर्नाकुलर है इसको सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। उसका कारण हमने बताया है कि पहला मॉडर्न वर्नाकुलर को क्यों माना जाता है, क्योंकि ये काल क्रम के अनुसार लिखा गया है, वर्ण के नहीं बल्कि काल क्रम के अनुसार। और यही जो है इसी वजह से इसको सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहते हैं। कितने कवियों का विवरण है, 952 कवियों का। अब देखिए वहाँ पे हमने लक्ष्मी सागर का देखा था, दूसरे में अगर देखेंगे आप जो मॉडर्न वर्नाकुलर है तो वो ऐसे याद करिए ट्रिक थोड़ा सा लगा के कि मॉडर्न कौन है, मॉडर्न किशोरी लाल है। तो द मॉडर्न वर्ना का जो है किशोरी लाल ने द मॉडर्न वर्ना का हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। अब देखिए इसको याद करने का ये भी तरीका है कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का वास्तव में पहला इतिहास किसने लिखा है, तो वो जो लिखा है द मॉडर्न वर्नाकुलर नाम से लिखा गया है। तो इसीलिए जब किसी ने अनुवाद भी किया, किशोरी लाल ने अनुवाद भी किया, तो हिंदी साहित्य का ये पहला जो है ये पहला इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया। क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मुझे खुद भी होता है कि तासी और ये ग्रियर्सन का कौन सा पुस्तक और किसने अनुवाद किया, किस नाम से किया। तो मुझे लगता है कि ऐसे द मॉडर्न को अगर हम किशोरी से जोड़े कि मॉडर्न कौन है, किशोरी, और ये पहला था तो इसका अनुवाद भी हिंदी साहित्य का पहला इतिहास से किए होंगे और 1957 में किया है। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया। अब देखिए विभिन्न युग की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया गया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी भाषा मिश्रित उर्दू को उससे अलग किया। तो एक चीज़ है कि किसने पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से, क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ ग्रियर्सन ने एक काम तो किया ही है, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है कि भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए भाषा में जैसे संस्कृत है, प्राकृत है, फिर अरबी फारसी मिश्रित उर्दू है, उसको अलग अलग करने का काम ग्रियर्सन के द्वारा। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण, तो हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण की चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य इसके रूप में किया गया है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना है, तो ग्रियर्सन ने। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये कहने का ये मतलब है कि जब आप ऐसे ही सरस्वती पांडे वाली बुक को पढ़ेंगे तो आपको रटने में परेशानी होगी, लेकिन तथ्यात्मक पूर्ण बातों के साथ अगर हम उसको इंटरलिंक करके आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आपके लिए सुविधाजनक होगा कि हम चीज़ों को याद कैसे कर पाएँ। बाय द वे अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो इससे ज़्यादा जो आपका एक रेफरेंस बुक में जैसे रामचंद्र तिवारी का है या नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, अगर आप विस्तृत अध्ययन हिंदी साहित्य का किए होंगे तो लास्ट समय में जब एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवीजन करना होगा तो मैं विश्वास दिलाती हूँ ये जो वीडियो होगा ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो देखिए यहाँ पे याद करना है आपको चीज़ों को। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को कहा है। अब मिश्र बंधु का नाम आता है तो हमने तासी की बात की, फिर ग्रियर्सन की बात की, शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज की बात की। मिश्र बंधु के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए मिश्र बंधु ने कौन सी रचना की, पहली बात मिश्र बंधु विनोद, उसमें कितने लोग आते हैं, तो गणेश आते हैं, श्याम आते हैं, सुखदेव आते हैं। इनकी रचना कितने भागों में विभक्त है, तो 4 भागों में विभक्त है। पहले जो 3 है उसका 1913 में और जो चौथा है 1934 में। कितने कवियों का विवरण दिया गया है, 4591। और इसका मैं PDF भी हिंदी और प्राइट करके अपना टेलीग्राम है वहाँ पे जो है सेंड कर दूँगी। ये टेलीग्राम का नाम है हिंदी और प्राइट, है ना। इस नोट्स को मैंने खुद हाईलाइट अच्छे से किया जाकि पढ़ने में आपको सुविधा हो। अब देखिए
मिश्र बंधु विनोद में काव्यों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। इतिहास साहित्य, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। अब देखिए, हिंदी साहित्य के लिखने की परंपरा में जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो रामचंद्र शुक्ल जी का है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च है। शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में रचित हुआ। हमने यही कहा था, हिंदी साहित्य का विकास जो है इनके द्वारा रचित है। अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहते हैं रामचंद्र शुक्ल का, तो ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी साहित्य में आप कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी अच्छे एग्जाम देने हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से पुट होते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु के इतिहास को कविवृत्त संज्ञा। अब देखिए, यहाँ पे शुक्ल जी की बात को समझना है कि इन्होंने कहा है कि जो ये सेंगर है, ग्रियर्सन है और मिश्र बंधु है ना, ये सभी ने इनको क्या कहा है कि कवि वृत्त संग्रह, यानी कवियों की वृत्त को इकट्ठा करने का काम इन लोगों ने किया। सेंगर ने भी, ग्रियर्सन ने भी, मिश्र बंधु ने। शुक्ल ने लिखा है, आचार्य शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा देते हुए बताया, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित होता है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब देखिए, बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार चित्रवृत्त जो होता है जनता का बदलता रहता है। देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाने का काम नहीं करें, उसका कारण ये है कि समझाने के लिए जब हम कोई रेफरेंस बुक अच्छे से कराएंगे वो कराएंगे, ये बस एक मेमोराइज के लिए है। अगर आपने पहले पढ़ रखा और आपको याद करना है तो आप आराम से याद कर सकते हैं, ये फैक्ट ही है सब। सर्वप्रथम शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से अलग किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। तो देखिए, सबसे पहले शुक्ल ने जो साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है उसको आलोचना से पृथक किया। इसलिए आप देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल एक अच्छे आलोचक भी हैं, निबंधकार हैं, आलोचक हैं। तो उन्होंने साहित्य के इतिहास को आलोचना से अलग किया और अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचय दिया। शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण दिया, इसलिए तो उनका सर्वमान्य है। शुक्ल ने काल विभाजन के तहत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास जो है 4 सुस्पष्ट काल में बांट दिया। तो जहाँ आप देखते हैं ग्रियर्सन वगैरह 11 कालखंडों में बांटते हैं, वहीं इन्होंने शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में बांट के उसको संक्षेप में मतलब आप सभी के लिए आसान कर दिया है। अब शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसके सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक धार्मिक आधार दिया। तो उन्होंने पूरा विभाजन, अगर आप कभी भी पढ़ते हैं, 1050 से 1375, फिर 1375 से 1700 है ना, फिर 1700 से 1900, 1900 से 84, तो ये जो 4 कालों में बांटा, तो उसमें जब आप भक्ति काल में आते हैं तो पूरे भक्ति काल को इन्होंने कैसे बांट दिया। भक्ति काल को निर्गुण, फिर सगुण, फिर निर्गुण में आप आइए तो ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, सगुण में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों की जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। देखिए, इन्होंने इसके पहले कविवृत्त संग्रह कहा था ना, कि लोगों ने क्या किया, कवियों की कहानियों को इकट्ठा किया, चाहे वो ग्रियर्सन हो, मिश्र बंधु हो, शिव सिंह हो। लेकिन शुक्ल जी ने कहा कि हमने पहली बार कवि और साहित्यकार के जीवन चरित्र को नहीं किया, हमें उनके जीवन चरित्र से मतलब नहीं है, बल्कि उनके जगह पे उन्होंने जो भी रचना की उस रचना में साहित्य के लिए क्या था, उन साहित्यिक तत्वों का मूल्यांकन किया है। तो इन्होंने कहा कि पहली बार हमने ये किया। एक रचनाकार हैं एडविन ग्रिप्स, इनकी भी देखिए कई बार रचनाएं पूछी गई थी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कि एडविन ग्रिप्स का हमने याद कराया था आपको कि ग्रिप्स को आप देखिए कि ग्रिप्स स्केच बनाए हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा आपको कि एडविन ग्रिप्स, यानी ग्रिप्स जहाँ पे दिखे तो ग्रिप्स महोदय ने स्केच खींचा। स्केच मतलब किसी का भी स्केच खींचना होता है ना, कोई भी चीज़ का एक दृश्य बनाना, स्केच खींचना, तो ग्रिप्स ने 1917 में स्केच खींचा। तो आपको ये याद हो जाएगा कि एडविन ग्रिप्स महोदय ने 1917 में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा। दूसरी चीज़ ऐसे ही आपको याद रखना है कि 1920 में FEK, अब देखिए FEK, तो 1920 में 17 से 20 यानी 3 साल बाद FEK ने, ग्रिप्स ने स्केच कब खींचा 17 में, और उसके 3 साल बाद 20 में FEK ने अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री ऑफ हिंदी यानी हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास ही लिख डाला है ना, इस नाम से ग्रंथ लिखा।
अब यहाँ पे देखिए तज़किरा ई शुअराई हिंदी कब लिखा गया? तज़किरा ई शुअराई हिंदी 1848 में। यहाँ पे देखिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते हैं, नहीं याद करें, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे तो देखे होंगे यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो फैक्ट बेस पे तो समझिए ये मूल चीज़ें हैं, निकाल के रखा गया है, तो इसमें कोई भी नहीं कि ये वाला डेट छोड़ दे या इससे काम चल जाएगा। तज़किरा ई शुअराई हिंदी 1848 ये नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखी है? तो तज़किरा को करीमुद्दीन ने लिखा है। कब लिखा? 1848 में लिखा है। कितने कवियों के बारे में लिखा है? तो 1004 कवियों के बारे में लिखा है, जिसमें हिंदी के कितने कवि हैं? तो ये भी पूछता है हिंदी के कवि। तो आप देख रहे हैं कि सभी जगह हिंदी के जो कवि हैं उनके कम ही संख्या में उनके बारे में लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिए तज़किरा ये शुअराई 1848 में और ये मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। कुल कवि 1004 है, लेकिन हिंदी के सिर्फ 62 कवि हैं। और पहली बार इसमें कहा जा रहा है कि पहली बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है इसमें। हालांकि हम कालक्रमानुसार ग्रेजुएशन को पढ़ते हैं, तब भी इसमें बोला गया है कि करीमुद्दीन की तज़किरा ये शुअराई में फर्स्ट टाइम ध्यान रखा गया था। अब बात करें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ को लिखा है। किस पे? हिंदी साहित्य के इतिहास पे 3 ग्रंथ, और तीनों का समय भी पूछता है। जैसे 1940 में लिखा, 1952 में लिखा, और एक तो 1953 में लिखा है, लेकिन कहीं कहीं इसका 52 भी देता है। तो 40 में भूमिकावादी, 52 में उद्भव और विकास हुआ, फिर आदिकाल 53 में हुआ, लेकिन 52-53 दोनों ही देता है, तो जहाँ भी जैसा दे। अब यहाँ पे देखिए द्विवेदी ने अपनी इतिहास परंपरा की निरंतरता का पालन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन रचा था। अब बात आती है राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, तो जहाँ पे आलोचना आए, आलोचना किसने की है? राम कुमार वर्मा ने की है। और आलोचना जो की है कब की है? तो 1938 में। तो राम कुमार वर्मा का आपको रखना है याद। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राम कुमार वर्मा ने लिखा। कब लिखा? 1938 में लिखा। वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने, यानी कब से कब तक के बारे में ये भी पूछ लेते हैं, कब से कब तक के बारे में, तो 693 से 1693। देखिए 600 से 93 से 1693 यानी 1000 ईस्वी, मतलब 1000 वो बीच का जो पीरियड है उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार 693 से 1693, और ये संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को इन्होंने लिया है। अब डॉक्टर वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को, यानी जो वर्मा है, डॉक्टर वर्मा, राम कुमार वर्मा, इन्होंने जो उनका संपूर्ण ग्रंथ है आलोचनात्मक इतिहास, उसको 7 प्रकरण में बांट दिया है ना। ये प्रकरण आपको हम तभी पढ़ाएंगे, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान। रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी तरीके से बांटा अपने इतिहास को। तो ये डॉक्टर वर्मा ने अपने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में बांटा। वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश के सबसे पहले कवि, हिंदी का पहला कवि माना है। ये भी क्वेश्चन है कि डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, यानी डॉक्टर वर्मा, राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना है। और स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ। तो अगर इनको आप मान रहे हैं स्वयंभू का पहला कवि, तो स्वयंभू जो है 693 के आसपास है, इसलिए वर्मा ने अगर स्वयंभू को पहला कवि माना है जो कि अपभ्रंश के कवि हैं, तो इसका मतलब हिंदी साहित्य की शुरुआत 693 से हुई है ना। जबकि रामचंद्र शुक्ला हम लोग 1050 पढ़ते हैं, तो ये अंतर देखना है। अभी नागरिक प्रचारी सभा ने हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास लिखा है। एक संस्था है नागरिक प्रचारी सभा, विश्वसनीय संस्था हिंदी के लिए। तो इसने पूरे हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास, बृहद बोले तो बड़ा इतिहास निकाला 16 खंडों में, है ना। 16 खंड में प्रकाशन हो चुका है, बात हुई थी 18 खंडों की, लेकिन हुआ 16 खंड में। तो अनेक विद्वान ने अलग अलग खंड का संपादन किया है। अब देखिए ये जितना हम बता रहे हैं ना, इसमें से कोई छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो करीबन 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। उसमें आपने देखा घुमा फिरा के जो है इनके नाम आ ही जा रहे थे। कुछ बुक हैं जो किताबें हैं हिंदी साहित्य की, वो सबको याद है, तो बार बार वही नहीं एग्जाम में पूछता, आपको जो नहीं याद है वो भी पूछ रहा है। जैसे हिंदी साहित्य की पीठिका, तो पीठिका किसने लिखी? राजबली पांडे ने पीठिका लिखी। भाषा का विकास किसने लिया? धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा। आदिकाल पंडित करुणा पति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। भक्ति काल निर्गुण परशुराम चतुर्वेदी। भक्ति काल सगुण। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं कि भक्ति काल का निर्गुण किसने लिखा है, सगुण किसने लिखा है। तो 2 लोगों का नाम आता है। निर्गुण जो है परशुराम ने लिखा है, और सगुण जो है देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। तो कभी आए भक्ति काल सगुण को, तो 2 लोग मिलके विजेंद्र शर्मा और देवेंद्र
ये स्नातक है देवेंद्र शर्मा। और रीति काल में अगर देखें तो एक रीतिबद्ध है, एक रीति मुक्त है। तो जैसे भक्ति काल में अगर हमने देखा कि 2 हो गया, भक्ति काल में निर्गुण भी हो गया, सगुण भी हो गया। और इसी तरीके से रीति काल में अगर देखें तो एक बधा है, एक मुक्त है। तो बधा कौन सा है? रीति से बधा एक डॉक्टर नगेंद्र का है रीतिबद्ध, और रीति मुक्त है डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा। फिर हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, यानी हिंदी साहित्य अभ्युत्थान कब हुआ? तो संवत 1600 लेके 1950 से 1950, तो ये दिया अभ्युत्थान डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है। और इसका नेक्स्ट है कि द्विवेदी काल, ये भी एक रचना का नाम है द्विवेदी काल। तो द्विवेदी काल पंडित सुधाकर पांडे। उत्कर्ष काल डॉक्टर नगेंद्र का है। अभ्युत्थान में आपने विनय मोहन का देखा था। उत्कर्ष डॉक्टर नगेंद्र का 75 से 95। फिर उत्कर्ष काल नाटक है 75 से 95। ये कुछ आपने देखना है कि यहाँ पे देखिए अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन काम किया है, तो प्रत्येक भाग का नाम ऐसे ही रखा गया है ना। फिर गथा साहित्य, कथा साहित्य जो है निर्मला वर्मा का। नाटक पे सावित्री सिंह व दशरथ ओझा। उत्कर्ष काल डॉक्टर नगेंद्र। और इनके अलावा आप देखिए कि हिंदी साहित्य लेखन में समालोचना, निबंध और पत्रकारिता पे किसने लिखा है? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु करके हैं, इन्होंने समालोचना, निबंध और पत्रकारिता पे लिखा है। 14वां अद्यतन काल 1995 से आज तक जो चला आ रहा है, तो डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद वाटिया। 15वां अंतर भारतीय हिंदी साहित्य, अंतर भारतीय हिंदी साहित्य नगेंद्र और राहुल सांकृत्यायन। और हिंदी का लोक साहित्य, तो लोक साहित्य पे किसने लिखा है? तो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग से हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। बहुत सारे लोगों ने, विद्वानों ने सामूहिक सहयोग दिया, तो उन्होंने हिंदी साहित्य नामक एक ग्रंथ निकाला। इस ग्रंथ में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांट दिया गया। एक है आदिकाल, भक्ति काल एवं आधुनिक काल, है ना, रीति काल नहीं। 3 काल में बांट दिया। काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से दिया गया है। अब देखिए जितने भी हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ हैं उन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी काव्यधारा, हिंदी की काव्यधारा 1944 में राहुल सांकृत्यायन ने। फिर 73 में, और ये क्रमशः दिया है, देखिए 44 में सबसे पहले देखिए काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब लोग पढ़ते हैं, तो 1973 में ये रचना आई थी, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास वैज्ञानिक गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा 1965 में। अब देखिए ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1965 में गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया। जिस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं उसको ज़्यादा ही ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अपना भी अनुभव है क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो जैसे वैज्ञानिक इतिहास गणपति का है, कब आया था? 1965 में। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? 1973 में, तो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। फिर हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग करके ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य का अतीत है, तो हिंदी साहित्य का अतीत है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। 2 भाग में है विश्वनाथ प्रसाद के द्वारा। संवेदना को पकड़िए, तो संवेदना है 1986, संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसमें जितना भी हमने बताया, काव्यधारा 44 राहुल सांकृत्यायन, साहित्य का विकास 73 नगेंद्र, वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 में। इसके बाद है साहित्य का इतिहास दर्शन। देखिए साहित्य का अगर आप दर्शन की झलक करना चाहते हैं, साहित्य के इतिहास की झलक, तो ये डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतिहास दर्शन नलिन बिलोचन। भाषा का विकास 1924 श्याम सुंदर दास। अब देखिए श्याम सुंदर दास की रचनाएं आप देखिए, भाषा का विकास, भाषा और साहित्य, हिंदी कोविद रत्नमाला। तो 24 में इन्होंने भाषा का विकास लिखा। 6 साल बाद 1930 में भाषा और साहित्य पे लिखा। फिर हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भाग में आया, और हिंदी कोविद रत्नमाला 1909 और दूसरा 1914 में आया। तो श्याम सुंदर दास का भाषा का विकास 24 फिर 30 हो गया, कोविद रत्नमाला 1909 और 14 में हो गया। इनके अलावा राजस्थानी भाषा में आप देखिए मोतीलाल मिनारिया ने 2 लिखा है, एक पिंगल साहित्य लिखा है, एक भाषा और साहित्य लिखा है। इसके बाद हिंदी वीर काव्य है ना, तो वीर काव्य 1945 में डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने लिखा है, हिंदी वीर काव्य। काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र का इतिहास किसने लिखा है? भगीरथ मिश्र ने काव्य शास्त्र। आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973 नारायण चतुर्वेदी। और देखिए एक हिंदी का इतिहास करके था ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो 1973 में नगेंद्र का था। यहाँ पे आधुनिक हिंदी का इतिहास
है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1973 में नारायण चतुर्वेदी हैं आधुनिक हिंदी का आदिकाल। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य 1945 में लिखा गया नंदुलारे वाजपेयी के द्वारा। इसके बाद है आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर रसाल। भाषा का उद्भव विकास उदय नारायण तिवारी। साहित्य विमर्श, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य का विमर्श किसने किया था? 23 में साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कविता कौमुदी 1917 त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873 महेश दत्त शुक्ल। इसके बाद विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री 1930 में। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए 1934 में कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 इंद्रनाथ मदान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली में हिंदी साहित्य ब्रजरत्न। आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर 41 में। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि ने लिखा है, ब्रज माधुरी सार 1923 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा 1996, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में। तो देखिए एक दूसरा इतिहास है जो 96 में लिखा बच्चन ने लिखा, और एक आधा है 2003 में सुमन राजे ने लिखा है। और मौखिक इतिहास हिंदी का किसने लिखा है? नीलाव ने मौखिक इतिहास लिखा है। ओझल नारी इतिहास 2013 में लिखा गया, नीरजा माधव के द्वारा ओझल नारी इतिहास करके लिखा गया है। तो यहाँ तक हमने कर लिया हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को, है ना। हिंदी और प्राइड अपना टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट होकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको जब भी आप पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद जब रिवीजन के पर्पज़ से, तो इस वीडियो को ज़रूर सुनें, इससे आपका बहुत अच्छे से हेल्प होगा। और प्लस वो जो क्वेश्चन वाला हमने वो कराया है सीरीज, उसको सॉल्व करें तो आपको दोनों मिला के चीज़ें याद होंगी जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।